नमस्कार दोस्तों, नॉन स्टॉप न्यूज़ आज 10 अगस्त 2020 की ताज़ा खबरों में आपका स्वागत है। न्यूज़ हेडलाइंस में आज सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे, जिसमें बिहार में बीजेपी और जेडीयू को लगा है बड़ा झटका। एनडीए में फूट के संकेत सामने आ रहे हैं और इसी के साथ एनडीए से बगावत के मूड में पासवान की लोजपा और चिराग पासवान बोले सभी 243 सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तरह है तैयार। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में 100 से ज़्यादा डीएसपी के तबादले पर सियासी बयानबाजी, अखिलेश बोले कि ये नासमझी है। और तीसरी बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे कि कोरोना वायरस के माहौल में देश की इकोनॉमी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को दिए 3 सुझाव। दोस्तों, हर एक खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लॉ एंड ऑर्डर को संभालने में नाकाम साबित हुई है, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबा के इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट करके हमें बताइए कि बिहार में इस बार किसकी सरकार बनेगी। आप हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए। दोस्तों, रुक करते हैं तमाम बड़ी खबरों की तरफ। बिहार इलेक्शन, एनडीए से बगावत के मूड में पासवान की लोजपा। चिराग पासवान बोले सभी 243 सीटों पर लड़ने के लिए पूरी तरह से तैयार। जी हां दोस्तों, बिहार में साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं और प्रदेश में चुनावी सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। इस बीच द इंडियन एक्सप्रेस के और ने एलजेपी अध्यक्ष चिराग पासवान से बात की कि क्यों बिहार विधानसभा चुनाव स्थगित किए जाने चाहिए और उन्हें ऐसा क्यों लगता है कि प्रदेश के सीएम नीतीश कुमार कोरोना वायरस महामारी से ठीक तरह से निपटने में कामयाब नहीं रहे। जूनियर पासवान का मानना है कि अगली सरकार में सामान्य न्यूनतम कार्यक्रम की आवश्यकता है। उनसे पूछे गए सवालों के कुछ अंश, आप चुनाव टालने की सलाह क्यों दे रहे हैं? क्या जमीनी स्तर से कोई प्रतिक्रिया मिली है? आखिर में चुनाव आयोग को ही कोई फैसला लेना है। ऐसा कहने के बाद उन्होंने कहा कि ये हर राजनीतिक दल की जिम्मेदारी है, क्योंकि हम चुनाव आयोग को सही स्थिति दिखाने के लिए जनता के संपर्क में हैं। यही कारण है कि हमने लिखित में दिया है कि एक बड़ी आबादी को खतरे में नहीं डाला जा सकता है। आचार संहिता लागू होने के बाद मतदान होने तक 4 से 6 सप्ताह तक चुनाव प्रचार होता है, नुक्कड़ सभाएं, रैलियां होती हैं। ये सब सामाजिक दूरी के साथ कैसे हो सकता है? मेरी से समझ से परे है। हर जनप्रतिनिधि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलना चाहता है। अगर उस कोशिश में वो सामाजिक दूरी का पालन किए बिना रैली करता है तो ये एक गलती होगी। आप एक बड़ी आबादी को खतरे में डाल दोगे। आप जानबूझकर लोगों को मौत को मुंह में नहीं डाल सकते हैं। क्या आपने अपने सहयोगी दलों से बात की है? हाँ, मैंने भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से बात की है। मैंने उनको स्पष्ट रूप से बता दिया है कि बिहार अभी चुनाव के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने तुमसे क्या कहा? जेडीयू ने कहा है कि वो चुनाव के लिए तैयार हैं और विपक्ष इससे भाग रहा है। कोई चुनाव से नहीं कतरा रहा। मैं स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि लोक जनशक्ति पार्टी सभी 243 सीटों पर 100% तैयार है। मगर हाँ, हमारी अपनी चिंताएँ हैं, क्योंकि ये हमारी जिम्मेदारी है। हम सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं हैं। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। यूपी में 100 से ज़्यादा डीएसपी के तबादले पर सियासी बयानबाजी, अखिलेश बोले ये नासमझी है। जी हां दोस्तों, एक ही जिले में लंबे समय से तैनात 111 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सवाल उठाए हैं। उन्होंने सोमवार को ट्वीट कर कहा कि कोरोना काल में उत्तर प्रदेश में 100 से अधिक डिप्टी एसपी के दूर दूर तबादले करना शासन की अपरिपक्वता व संवेदनहीनता को दर्शाता है। अखिलेश ने आगे कहा कि नए शहर को समझने में समय लगता है, साथ ही शिक्षा सत्र के मध्य तबादले की समस्या परिजन समझते हैं। वहीं उन्होंने कानून व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा कि कानून व्यवस्था एनकाउंटर व तबादले की नीति से नहीं चलती। बता दें कि योगी सरकार ने रविवार रात लंबे समय से एक ही जिले में तैनात 111 पुलिस उपाधीक्षकों के तबादले कर दिए गए हैं। इनमें लखनऊ कमिश्नरेट के आधा दर्जन से अधिक पुलिस उपाधीक्षक शामिल हैं, जो सहायक पुलिस आयुक्त पद पर तैनात थे। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। कोरोना वायरस, देश की इकोनॉमी को लेकर पूर्व पीएम मनमोहन सिंह ने मोदी सरकार को दिए 3 टिप्स। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। महामारी के शुरू होने के पहले ही देश के कई सेक्टर जैसे ऑटो सेक्टर, टेलीकॉम सेक्टर और एनबीएफसी इस मुश्किल से गुजर रहे थे। लेकिन अब महामारी के बाद यह समस्या आम जनता के रोजगार और आर्थिक क्षमता को प्रभावित करने के स्तर तक गहरा गई है। सरकार ने अर्थव्यवस्था को सहारा देने के लिए बाजार में पैसे डाले हैं और कई उद्योगों को आर्थिक सहायता दे रही है। लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का कहना है कि सरकार को अगले कुछ सालों तक अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए बड़े कदम उठाने होंगे। पूर्व प्रधानमंत्री ने बीबीसी के साथ बातचीत में सरकार के लिए 3 बड़े कदम उठाने का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा है कि सरकार को जो सबसे पहला काम करना चाहिए वो ये सुनिश्चित करना चाहिए कि लोगों की आजीविका सुरक्षित रहे और उनको प्रत्यक्ष रूप से आर्थिक सहायता देकर उनके खर्च करने की क्षमता को बनाए रखा जाए। उनका दूसरा सुझाव यह है कि सरकार को सरकारी क्रेडिट गारंटी कार्यक्रमों के
जरिए व्यापार और उद्योगों को पर्याप्त पूंजी उपलब्ध कराना चाहिए। उन्होंने कहा कि तीसरा काम यह करना होगा कि उसे फाइनेंशियल सेक्टर में संस्थागत स्वायत्तता और प्रक्रियाओं के जरिए सुधार लाना होगा। मनमोहन सिंह ने कहा कि वो इसे इकोनॉमिक डिप्रेशन नहीं कहेंगे, लेकिन देश में एक लंबे समय से एक गहरा आर्थिक संकट आना निश्चित था। बता दें कि भारतीय रिजर्व बैंक ने भी कहा है कि कोविड-19 के चलते घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और खराब हो सकती है। बीते गुरुवार को मॉनेटरी पॉलिसी की घोषणा के दौरान गवर्नर शक्तिकांत दास ने आशंका जताई थी कि कोविड-19 महामारी का संक्रमण लंबे समय तक खींचा तो उससे घरेलू अर्थव्यवस्था की हालत और पतली हो सकती है। उन्होंने कहा था कि महामारी पर पहले काबू पा लिया गया होता तो उसका अर्थव्यवस्था पर अनुकूल प्रभाव पड़ेगा। इसके ज्यादा लंबा खींचने, मानसून सामान्य रहने का अनुमान सही न निकलने और वैश्विक वित्तीय बाजार में उठापटक बढ़ने की स्थिति में घरेलू अर्थव्यवस्था पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मित्रों के लिए क्या क्या करती आ रही भाजपा सरकार, नरेंद्र मोदी पर राहुल गांधी का एक और वार। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पर्यावरण प्रभाव आकलन के मसौदे को लेकर सोमवार 10 अगस्त 2020 को केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा और कहा कि इसे वापस लिया जाना चाहिए। केरल के वायनाड से सांसद ने ट्वीट कर आरोप लगाया कि EIA 2020 मसौदे का मकसद देश की लूट है। कांग्रेस नेता ने दावा किया, यह एक और खौफनाक उदाहरण है कि भाजपा सरकार देश के संसाधन लूटने वाले चुनिंदा सूट बूट वाले मित्रों के लिए क्या क्या करती आ रही है। राहुल गांधी ने कहा, देश की लूट और पर्यावरण की तबाही को रोकने के लिए EIA 2020 का मसौदा वापस लिया जाना चाहिए। राहुल ने इससे पहले रविवार को भी लोगों से अपील की थी कि वे नए पर्यावरण प्रभाव आकलन EIA 2020 मसौदे के खिलाफ प्रदर्शन करें, क्योंकि यह खतरनाक है और अगर अधिसूचित होता है तो इसके दीर्घकालिक परिणाम विनाशकारी होंगे। राहुल गांधी के ट्वीट पर सोशल मीडिया यूजर्स भी जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं। धर्मेंद्र शर्मा लिखते हैं, संपूर्ण देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है, मगर मुकेश अंबानी मोदी राज में दुनिया के चौथे अमीर शख्स बन गए हैं। यह सोचने का वक्त है कि मोदी क्या वाकई में गरीबों के लिए सोचते हैं या सिर्फ अंबानी, अडानी, रामदेव जैसे अरबपति उद्योगपतियों के बारे में सोचते हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। योगी से मुकाबले के लिए मायावती की सोशल इंजीनियरिंग, ब्राह्मण दलित गठजोड़ पर जोर। जी हां दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती 8 साल से यूपी की सत्ता से बाहर हैं। 2007 के विधानसभा चुनाव में मायावती ने दलित और ब्राह्मणों के सोशल इंजीनियरिंग के फार्मूले से सत्ता में वापसी की थी, लेकिन इसके बाद उनका चुनावी दाव नहीं चला। अब मायावती एक बार फिर दलित और ब्राह्मणों के अपने पुराने गठजोड़ पर भरोसा करती दिख रही हैं। मायावती ने परशुराम को राजनीति के अखाड़े में लाकर ये साफ कर दिया है। मायावती के मुताबिक 2022 में अगर उनकी सरकार बनी तो वो परशुराम भगवान की मूर्ति लगवाएंगी। अस्पताल और पार्कों का नाम भी उनके नाम पर रखा जाएगा। वहीं परशुराम की मूर्ति बनाने का एक वादा सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी किया है। मायावती अखिलेश पर बरस रही हैं। बीएसपी सुप्रीमो एक हाथ से ब्राह्मणों को साध रही हैं तो दूसरे हाथ से दलितों में अपनी जमीन वापस पाने की कोशिश करती दिख रही हैं। उन्होंने राम मंदिर के भूमि पूजन के दौरान दलितों को सम्मान न मिलने का दांव चला। उन्होंने कहा कि 5 अगस्त को जब प्रधानमंत्री ने राम मंदिर का शिलान्यास किया तो अच्छा होता अगर वो उस समय दलित समाज से जुड़े देश के राष्ट्रपति को भी साथ में ले जाते। कुछ दलित संत भी चिल्लाते रहे कि हमें नहीं बुलाया गया, उन्हें नहीं बुलाने पर राष्ट्रपति को बुला लेते तो अच्छा संदेश जाता। 2007 में ब्राह्मणों और दलितों के गठजोड़ के साथ आखिरी बार सत्ता में काबिज होने वाली मायावती अब एक बार फिर अपने परखे हुए चुनावी गणित की बिसात बिछाते हुए देखी जा रही हैं। हालांकि दलितों ने 2012 में मायावती को नकार दिया, 2014 लोकसभा चुनाव में भी भाव नहीं दिया और 2017 में भी उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ। साल 2012 के विधानसभा चुनाव में मायावती को अपने दलित वोट बैंक पर हद से ज्यादा भरोसा रहा, लेकिन ब्राह्मणों का मायावती से मोह भंग हो चुका था। इसकी काट निकालने के लिए मायावती को दलित और मुस्लिम समुदाय के सपोर्ट की पूरी उम्मीद थी, लेकिन सब कुछ उल्टा पुल्टा हो गया। वो सत्ता में वापसी नहीं कर पाई। अब वो एक बार फिर दलित और ब्राह्मणों गठजोड़ को साधने की कोशिश कर रही हैं। उधर बीजेपी ने बीएसपी और एसपी पर निशाना साधते हुए कहा कि जय श्री राम का विरोध करने वाले अब परशुराम के नाम पर सत्ता हासिल करने का ख्वाब ना देखें। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। CAA NRC के खिलाफ 15 अगस्त से दोबारा आंदोलन शुरू करने की तैयारी। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस की वजह से स्थगित हुए एंटी CAA और NRC प्रोटेस्ट को फिर से शुरू करने की कवायद तेज हो गई है। इसी क्रम में सुप्रीम कोर्ट के वकील महमूद प्राचा शनिवार को अलीगढ़ पहुंचे। उन्होंने न्यूज़ 18 से बातचीत में बताया कि CAA और NRC के खिलाफ आंदोलन की धार
फिर से तेज करने को लेकर तैयारी चल रही है। महमूद प्राचा ने कहा कि भारत सरकार की अनलॉक स्टेज काफी एडवांस स्टेज पर पहुंच गई है। हर प्रकार की गतिविधि को सरकार अनुमति दे रही है। ऐसे में 15 अगस्त से फिर से प्रोटेस्ट शुरू कर सकते हैं। महमूद प्राचा ने CAA और NRC के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि अलीगढ़ से निमंत्रण और डिमांड आ रही थी कि वे यहां आए, क्योंकि जो संविधान बचाने का आंदोलन चल रहा था उसे और लॉकडाउन के चलते रोक दिया गया था। अब कोरोना वायरस की अनलॉक प्रक्रिया बहुत एडवांस स्टेज पर पहुंच चुकी है। भारत सरकार ने भी अनलॉक गाइडलाइन जारी कर दी है। पूरे देश में अनलॉक गाइडलाइन जारी हो रही है। इसके तहत हर प्रकार की गतिविधि को शुरू करने के लिए सरकार खुद बढ़ावा दे रही है, लिहाजा आंदोलन फिर से शुरू किया जा सकता है। आंदोलन की तैयारियों पर चल रही बात दूसरी एक अहम वजह है कि मुहर्रम के लिए जो मुस्लिम समुदाय में धार्मिक गतिविधियों किस प्रकार से कानूनी दायरे में रहकर पूरा किया जा सके, इसके लिए सभी लोगों को बताया जाएगा। अगर इन्हें कोई गलत तरीके से प्रताड़ित करे तो उसे कैसे बचा जाए, इसके लिए भी उन्हें बताया जाएगा। साथ ही आप सब लोगों को पता है कि सुप्रीम कोर्ट ने जगन्नाथपुरी में इजाजत दी थी रथ यात्रा निकालने की। सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइन थी वह बाकी धर्म समुदाय की गतिविधियों के लिए लागू होती है और 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस के आसपास से दोबारा संविधान बचाओ आंदोलन शुरू होगा इंशाअल्लाह। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सचिन पायलट ने कांग्रेस में वापसी के दिए संकेत, जल्द ही हो सकती है राहुल गांधी से मुलाकात। जी हां दोस्तों, सचिन पायलट का मुंह अभी भी कांग्रेस के लिए बरकरार है। यही कारण है कि सचिन पायलट अभी तक इसी फिराक में है कि कांग्रेस हाईकमान से उन्हें किसी भी तरह से वापसी की उम्मीद दिखे और वो लौट पाएं। लेकिन पायलट ने कई दिनों तक इंतजार करने के बाद अब खुद अपनी तरफ से कांग्रेस हाईकमान से मिलने का प्रयास किया है। खबर है कि सचिन पायलट और उनके समर्थित विधायकों ने पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने का समय मांगा है, जिसके बाद कांग्रेस में एक बार फिर हलचल बढ़ गई है। तय नहीं तारीख। सूत्रों की माने तो अभी तक राहुल गांधी मुलाकात करने को लेकर कोई समय नहीं बताया है, ना ही तारीख बताई है। जबकि अभी हाल फिलहाल सचिन पायलट और उनके समर्थित अन्य विधायक कांग्रेस पार्टी के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल से सीधे जुड़े हुए हैं। वहीं ये भी खबर मिल रही है कि 14 अगस्त से पहले सचिन पायलट कांग्रेस नेता राहुल गांधी से मुलाकात कर सकते हैं। ऐसे मिल रहे थे संकेत। ज्ञात है कि रविवार को जैसलमेर के एक होटल में विधायक दल की बैठक हुई थी, जिसमें विधायकों ने पायलट एंड कैंप के लिए कांग्रेस की तरफ से दरवाजा बिल्कुल बंद करने के सुझाव दिए थे। लेकिन इस बीच कई नेताओं ने वापसी के लिए सुलह कर लेने की भी बात कही है। वहीं CWC के मेंबर रघुवीर मीणा ने कहा था कि अगर फ्लोर टेस्ट में कांग्रेस के पक्ष में बागी विधायक वोट करते हैं तो उन्हें माफ किया जा सकेगा। इसी बयान को सुलह की शुरुआत से जोड़कर अब देखा जा रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी हुए कोरोना पॉजिटिव, खुद ट्वीट करके दी जानकारी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आई है। उनकी कोरोना पॉजिटिव होने की खबर उन्होंने स्वयं ट्वीट करके दी है। उन्होंने इसके अलावा कहा है कि पिछले एक हफ्ते में मेरे संपर्क में जो भी लोग आए हैं वह भी खुद को आइसोलेट कर लें और कोरोना जाँच करा लें। 84 वर्ष है उम्र। बता दें, पूर्व राष्ट्रपति ने ट्वीट करके कहा है कि इस बार अस्पताल जाने की प्रक्रिया अलग होगी, क्योंकि मैं कोरोना पॉजिटिव पाया गया हूं। बता दें, प्रणब मुखर्जी की उम्र वर्तमान में 84 साल है और वह 2012 से 2017 तक भारत की राष्ट्रपति की कमान संभाल चुके हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सोनिया गांधी बनी रहेंगी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष, कोरोना के चलते बढ़ा कार्यकाल। जी हां दोस्तों, सोनिया गांधी कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी रहेंगी। पार्टी का कहना है कि कोरोना के चलते चुनाव न हो पाने की वजह से कार्यकाल बढ़ाया गया है। जब तक अगला अध्यक्ष नहीं चुन लिया जाता तब तक सोनिया गांधी ही पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष के तौर पर जिम्मेदारी संभालती रहेंगी। आपको बता दें कि आज उनके कार्यकाल का 1 साल पूरा हो रहा है और पार्टी संविधान के मुताबिक अंतरिम अध्यक्ष का चुनाव 1 साल के अंदर होता है। अंतरिम अध्यक्ष को एक्सटेंशन की तकनीकी जरूरत है, जिसे पूरा कर लिया गया है। कायदे के मुताबिक इस बारे में जानकारी चुनाव आयोग को भी दे दी जाएगी। इस बाबत पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी का कहना है कि सोनिया गांधी को पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाले 1 साल पूरा हो रहा है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि पद खाली हो जाता है। पार्टी का कहना है कि कांग्रेस कार्य समिति की जल्द बैठक बुधवार बुलाकर अध्यक्ष के तौर पर सोनिया गांधी के कार्यकाल को बढ़ा दिया जाएगा। CWC की बैठक इस माह की शुरुआत में होने की उम्मीद थी, पर कुछ कारणों के चलते नहीं हो सकी। इस सबके बीच पार्टी के अंदर पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग जोर पकड़ने लगी है। पार्टी के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का कहना है कि
राहुल गांधी के पास साहस, क्षमता और योग्यता है। अगर वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहते हैं तो पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनिश्चित काल तक जिम्मेदारी को उठाने की उम्मीद करना उचित नहीं है। इस बीच पार्टी के अंदर पूर्णकालिक अध्यक्ष की मांग जोर पकड़ रही है। लोकसभा सांसद शशि थरूर का कहना है कि राहुल गांधी के पास साहस, क्षमता और योग्यता है। अगर वह इस जिम्मेदारी को नहीं उठाना चाहते हैं तो पार्टी को नया अध्यक्ष चुनने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि वह मानते हैं कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से अनिश्चित काल तक जिम्मेदारी को उठाने की उम्मीद करना उचित नहीं है। हालांकि उन्होंने ऐसा अपना निजी विचार बताया। उन्होंने कहा, आप जानते हैं कि मैं कुछ समय से इसकी हिमायत करता आ रहा हूं। यह कि कांग्रेस कार्य समिति और अध्यक्ष पद के लिए चुनाव कराए जाने से निश्चित रूप से पार्टी के हित में कई परिणाम आएंगे। आपको बता दें कि सोनिया गांधी पिछले साल 10 अगस्त को कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष बनी थी। इससे पहले राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में पार्टी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राजस्थान के रण से पहले आज मणिपुर में बीजेपी सरकार का बहुमत परीक्षण, कांग्रेस ने जारी किया व्हिप। जी हां दोस्तों, मणिपुर में आज एक दिवसीय विधानसभा सत्र के दौरान बीजेपी सरकार का बहुमत परीक्षण है। इससे राज्य में बीजेपी की अगुवाई में चल रही गठबंधन सरकार के भविष्य का फैसला हो जाएगा। बीजेपी और कांग्रेस ने विधायकों के लिए व्हिप जारी किया है। विधानसभा में बीजेपी के 18 और कांग्रेस के 24 विधायक हैं। 60 सदस्यों वाली विधानसभा से 3 विधायकों के इस्तीफे और 4 सदस्यों के दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य करार दिए जाने के बाद अब कुल 53 सदस्य हैं। बीजेपी अध्यक्ष टिकेंद्र सिंह ने विश्वास जताया कि उनकी सरकार बहुमत हासिल करेगी। उन्होंने 30 से अधिक विधायकों के समर्थन का दावा किया, जबकि गठबंधन के 29 विधायक हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले कांग्रेस विधायक किशान मेघाचंद्र सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को ओर से लगाए गए विश्वास प्रस्ताव को आज के लिए एजेंडे में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा, सभा के नियमों में साफ किया गया है कि यदि एक ही मुद्दे पर समान भावना के साथ 2 प्रस्ताव लाए गए हैं, एक सरकार और एक विपक्ष की ओर से, तो प्राथमिकता सरकार के प्रस्ताव को दी जाएगी। कांग्रेस चर्चा में हिस्सा लेगी। मणिपुर में 2017 में हुए विधानसभा चुनाव में कुल 60 सीटों में से कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत हासिल की थी और वह सदन में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। इन सदस्यों में से टी श्याम कुमार को भाजपा में शामिल होने के बाद दल बदल रोधी कानून के तहत विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दिया गया। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने हाल ही में कांग्रेस के 3 और विधायकों के बीरेन सिंह, वाई सूर्यचंद्र सिंह और एस बीरा सिंह को भी अयोग्य करार दिया। प्रदेश कांग्रेस ने जुलाई में राज्य की एकमात्र राज्यसभा सीट पर हुए चुनाव में कथित तौर पर भाजपा उम्मीदवार के पक्ष में वोट डालने पर 2 विधायकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया था। मणिपुर में कांग्रेस ने अपने 24 विधायकों को एक दिवसीय विधानसभा सत्र में शामिल होने और भाजपा नीति सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव के समर्थन में मतदान करने के लिए व्हिप जारी किया है। कांग्रेस विधायकों ने इस संबंध में विधानसभा अध्यक्ष को नोटिस दिया है। वरिष्ठ विधायक और कांग्रेस विधायक दल के मुख्य सचेतक के गोविंद दास ने बुधवार को पीटीआई को बताया कि पार्टी विधायकों को 10 अगस्त को सदन में चर्चा और मतदान के लिए उपस्थित रहने के लिहाज से 3 लाइन का व्हिप जारी किया गया है। उन्होंने कहा कि अगर कोई विधायक पार्टी व्हिप का उल्लंघन करता है तो उसे भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(b) के तहत मणिपुर विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित किया जाएगा। बीजेपी की अगुवाई वाली गठबंधन सरकार 17 जून को उस समय संकट में आ गई जब 6 विधायकों ने समर्थन वापस ले लिया और 3 विधायक पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए। हालांकि नेशनल पीपुल्स पार्टी के 4 विधायक बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं और मेघालय के मुख्यमंत्री कोनाड के संगमा के हस्तक्षेप के बाद लौट आए। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी की युवाओं से अपील, सरकार को नींद से जगाइए। जी हां दोस्तों, बीते कुछ समय से विभिन्न मुद्दों को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमलावर रहे पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने अब रोजगार का मुद्दा उठाया है। राहुल ने एक ट्वीट कर रोजगार को देश के युवाओं के मन की बात कहा है और युवाओं से इस अभियान से जुड़ने की अपील की है। राहुल गांधी ने ट्वीट किया, देश के युवाओं के मन की बात, रोजगार दो मोदी सरकार। उन्होंने लोगों से अपील की कि आप भी अपनी आवाज़ युवा कांग्रेस के रोजगार दो के साथ जोड़कर सरकार को नींद से जगाइए, यह देश के भविष्य का सवाल है। राहुल ने इस ट्वीट में एक वीडियो भी साझा किया। इसमें उन्होंने कहा, जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने उन्होंने देश के युवाओं से वादा किया था कि वो 2 करोड़ युवाओं को हर साल रोजगार देंगे। बहुत बड़ा सपना दिया, लेकिन 14 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी की योजनाओं ने बेरोजगार बना दिया। उन्होंने इसके पीछे सरकार की गलत नीतियों को जवाबदेह बताते हुए कहा, ये गलत नीतियों की वजह से हुआ। नोटबंदी, गलत जीएसटी और फिर लॉकडाउन, इन 3 तत्वों ने हिंदुस्तान के आर्थिक ढांचे को नष्ट कर दिया है। सच्चाई ये है कि हिंदुस्तान अपने युवाओं को रोजगार नहीं दे सकता है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।